अक्सर क्या होता है कि जब भी हम मौलिक अधिकारों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं, उनमें कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसका आंसर हमें नहीं आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम मौलिक अधिकारों को कंप्लीटली नहीं पढ़ते हैं। उनमें कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आर्टिकल छोड़ देते हैं जो हमें लगता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर वो हमें समझ में नहीं आ रहा होता है। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आर्टिकल से भी पूछा जा सकता है। इसीलिए मैं आज की क्लास आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। और ये जो क्लास है, ये क्लास आपकी सेकेंड है और इसमें मैं पूरा कंप्लीट करवाने वाली हूँ मौलिक अधिकारों को। और इसके बाद आपकी जो क्लासें आएंगी उसमें मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो अगर आज की क्लास आप पूरा कंप्लीट अच्छे से देख लेते हो तो फिर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कराने वाली हूँ। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप जा करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हो, यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने पिछली क्लास में भी बताए थे, लेकिन वो वीडियो इंग्लिश में था और ये मैंने हिंदी में बनाया क्योंकि काफ़ी बच्चों को इंग्लिश में दिक्कत हो रही थी। तो चलिए देख लेते हैं। पहला आपका जो पॉइंट है कि जो मौलिक अधिकार है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया। दूसरा आपका पॉइंट है कि ये किस भाग में वर्णित है, यानी जो आपका मौलिक अधिकार है ये भाग 3 में दिया गया है। और कहाँ से लेकर के कहाँ तक, ये तो अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस भाग में है और किस अनुच्छेद से लेकर के कहाँ तक दिया गया है। अब अगला पॉइंट है कि इनमें संशोधन हो सकता है। याद रखिएगा, जो मौलिक अधिकार है इनमें संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। और राष्ट्रीय आपात जब भी लगाया जाता है अनुच्छेद 352 के तहत, तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़ करके बाकी जितने भी आपके मौलिक अधिकार हैं ये स्थगित किए जा सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब भी राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है 352 के तहत, तो आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो कि आपका आर्टिकल 21 में दिया गया है, इसको छोड़ करके बाकी सारे अधिकार आपके निलंबित हो जाते हैं, यानी उस समय न्यायालय में इन अधिकारों को लागू नहीं करवाया जा सकता है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को, जो कि अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19F में दिया गया था, को मूल अधिकार की सूची से हटा करके इसको संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि पहले आपके जो मौलिक अधिकार थे, पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब आपके 7 मौलिक अधिकार नहीं है, अब आपके 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपका जो अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार दिया गया था, इसको अब हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, और इसको एक विधिक अधिकार के रूप में दर्जा दिया गया है, जो कि आपका अनुच्छेद 300A में रखा गया है, ठीक है। एक बार फटाफट से हम देख लेते हैं कि जितने मौलिक अधिकार हैं, जो 6 मौलिक अधिकार हैं, ये किस आर्टिकल में दिए गए हैं और कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ से आपके सीधा एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि समानता का अधिकार, जो राइट टू इक्वलिटी है, ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक दिया गया है। तो ये आपका दिया गया है 14 से लेकर के 18 तक दिया गया है। और राइट टू फ्रीडम, जो स्वतंत्रता का अधिकार है, ये आपका अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक दिया गया है, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है, ये कहाँ तक दिया गया है, अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 तक दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है, ये आपका अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक दिया गया है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है, ये आपका अनुच्छेद 29 से 30 तक दिया गया है। और वहीं आपका संवैधानिक अधिकार, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी भी बोलते हैं, ये आपका आर्टिकल 32 में दिया गया है। ये आप लोग याद रखिएगा, एक बार ध्यान से आप लोग देख लो इसको, क्योंकि यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम सीधे बन सकते हैं। और इसके बाद जो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, वहां पर सीधे यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं पहला आपका जो मौलिक अधिकार है। तो पहला आपका है समानता का अधिकार, और ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक दिया गया है, आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक दिया गया है, ओके। अब हम देख लेते हैं 14, 15, 16 और 18 में क्या क्या दिया गया है। तो आपका जो आर्टिकल 14 है, तो इसमें बात करी गई है विधि के समक्ष समानता की, यानी सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान है और राज्य जो है सभी व्यक्तियों के लिए समान कानून बनाएगा, ठीक है। और आर्टिकल जो 15 है, इसमें कहा गया है कि जो राज्य है, राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये आप लोग याद रखिएगा। 5 पॉइंट इसमें दिए गए हैं, धर्म, मूल वंश, जाति और लिंग, जन्म स्थान। इन आधारों पर जो राज्य है वो व्यक्तियों के साथ भेदभाव नहीं करेगा, किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। और इसके साथ
यहाँ जो आर्टिकल 15 है ये इसको मैं बहुत डीप में नहीं करवा रही हूँ, लेकिन इसमें जो आर्टिकल 15 है इसके जो आर्टिकल 15A, 15B, 15C और D ये इंपॉर्टेंट है। आप लोग अब बुक से पढ़ रहे हो या जहाँ से भी पढ़ रहे हो तो इसको एक बार पढ़ लेना, जिसमें अलग अलग दिया गया है कि आर्टिकल 15A जो है ये राज्य के लिए बोला गया है कि राज्य किसी व्यक्ति के साथ इन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा, और आर्टिकल जो 15B है उसमें बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15A और B का अपवाद दे दिया गया है 15C और D में, ठीक है, वो आप पढ़ लेना। वहाँ पे रिजर्वेशन की बात करी गई है और महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कानून बनाने की बात करी गई है, ठीक है, उनको छूट देने की बात करेगी। ये आप लोग बुक से पढ़ लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अब हम देख लेते हैं आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में क्या दिया गया है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी लोक नियोजन यानी जब भी कोई सरकारी नौकरी की बात करी जाएगी तो सरकारी नौकरियों में सभी नागरिकों को समान अवसर दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन इसके अपवाद में आ जाता है अनुसूचित जाति और जनजाति, पिछड़ा वर्ग। ये अपवाद हैं इसके कि इनको थोड़ा सा छूट दी जाती है, यानी यहाँ से आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपका आर्टिकल 16 है इसमें क्या प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात करी गई है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल 17 जो है इसमें अस्पृश्यता का अंत, ये आप जो मैं पॉइंट बता रही हूँ बस इन पॉइंट को ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। अस्पृश्यता का अंत यानी किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं किया जाएगा, अगर कोई ऐसा करता है तो ये एक दंडनीय अपराध होगा, ठीक है। तो अस्पृश्यता का अंत जो है किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 17 में। आपका जो आर्टिकल 18 है, आर्टिकल 18 में दिया गया है उपाधियों का अंत, यानी किसी भी व्यक्ति को कोई विशेष उपाधि नहीं दी जाएगी। यहाँ से आप लोग याद रखिएगा कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि उपाधियों का अंत किस आर्टिकल में दिया गया है, तो ये आर्टिकल 18 के द्वारा उपाधियों का अंत किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को कोई विशेष उपाधि नहीं दी जाएगी सिवाय सेना और विधा संबंधी, यानी जो आप लोगों ने देखा होगा किसी कौशल जैसे कला क्षेत्र में किसी व्यक्ति के अंदर कोई प्रतिभा होती है तो उसके लिए उपाधि दी जाती है, सेना में उपाधियां दी जाती हैं, लेकिन किसी अन्य, इन दोनों के अलावा किसी अन्य चीज़ में कोई किसी व्यक्ति को उपाधि नहीं दी जाएगी, ठीक है। और अगर कोई भारत का नागरिक है और किसी अगर दूसरे देश से उसको कोई उपाधि प्राप्त करनी है तो उसके लिए उसको राष्ट्रपति की आज्ञा लेनी होगी, और बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के वो कोई भी भारत का नागरिक किसी अन्य देश से कोई उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 18 है, आप लोग यहाँ से ये याद रखिएगा। अब नेक्स्ट आपका जो मौलिक अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो है इसको राइट टू फ्रीडम भी बोलते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक दिया गया है, तो ये आपका आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक दिया गया है। अब इसमें याद रखिएगा जो आपका आर्टिकल 19 है इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें याद करने वाली हैं, जैसे आर्टिकल A, B, C, D ऐसे करके G तक दिया गया है। अब इसमें आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आर्टिकल 19A में क्या दिया गया है, तो इसमें बोलने की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है, सभी व्यक्ति को बोलने की आज़ादी है, ये आर्टिकल 19A के थ्रू। आर्टिकल 19B जो है इसमें शांति पूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। आर्टिकल B में सभी व्यक्तियों को शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने की और सभा करने की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। आर्टिकल जो आपका है 19C इसमें संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है, सभी व्यक्तियों को संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल जो 19D है इसको याद रखिएगा, इसमें व्यक्ति को देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता दी गई है, तो आवागमन की जो स्वतंत्रता दी गई है वो D में दिया गया है। आर्टिकल 19E में देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। और पहले आपका जम्मू कश्मीर एक्सेप्शन में था, लेकिन अब कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर में भी जा करके रह सकता है। आर्टिकल 19F में है संपत्ति का अधिकार, और जब से 44वां संविधान संशोधन हुआ तो ये संपत्ति का अधिकार यहाँ से हटा दिया गया है, अब ये अधिकार नहीं रह गया है, अब ये आपका सिर्फ और सिर्फ कानूनी अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 19G। 19G में दिया गया है कि कोई भी व्यापार जीविका चलाने की स्वतंत्रता, यानी सभी व्यक्तियों को 19G के द्वारा ये अधिकार मिला है कि वो कोई भी व्यापार चला सकते हैं, कोई भी जीविका चला सकते हैं, उनको ये स्वतंत्रता दी गई है। एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पर याद रखिएगा कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन 19A में किया गया है, जिसमें बोलने की स्वतंत्रता दी गई है, उसमें प्रेस की स्वतंत्रता का भी वर्णन किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 20 जो है ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। जैसे कि इसमें दिया क्या गया है, पहले तो यही पूछ लिया जाएगा आपसे कि अनुच्छेद 20 में क्या दिया गया है, किसके संबंध में है, तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये वर्ड आप लोग याद रखिएगा, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति का कोई अपराध सिद्ध हो जाता है, दोष उसका जो है साबित हो जाता है, तब उसको क्या क्या संरक्षण दिए गए हैं, तो उसको 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई। जैसा पहला है कि किसी भी
व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति अगर एक अपराध करता है तो उसको एक से ज़्यादा बार सजा दी जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो एक अपराध के लिए एक बार ही सजा दी जाएगी। दूसरा क्या उसको संरक्षण दिया गया है कि अपराध करने के समय में जो कानून है इसी तरह की सजा मिलेगी, ना कि पहले या बाद वाले कानून के तहत। यानी किसी व्यक्ति ने जब कोई अपराध किया तो उस समय जो कानून लागू था उस कानून के अकॉर्डिंग ही उसको सजा दी जाएगी, ना कि उसके बाद कोई नया कानून बन जाता है और उसके अकॉर्डिंग उसको सजा नहीं दी जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे अभी अगर कोई अपराध करता है तो वही अपराध के लिए कम सजा होगी, और कुछ समय बाद कोई नया कानून आ जाता है वही अपराध के लिए ज़्यादा सजा कर देता है। तो इसमें ये संरक्षण दिया गया है। उसमें ये कहा गया है कि कोई व्यक्ति अगर कोई अपराध करता है तो उस समय जो कानून लागू था उसी कानून के अकॉर्डिंग को सजा दी जाएगी। अगला है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये 3 प्रकार के संरक्षण दिए गए हैं। ठीक है, अगला आर्टिकल आपका है 21 में दिया गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। यानी इसका मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, और जब 352 के तहत जब राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है तो उस समय भी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये निलंबित नहीं होता है, और बाकी सारे अधिकार जो है नागरिक के निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और यहाँ कई क्वेश्चन बन भी सकते हैं। अगला आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 21A। इसमें दिया गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ये जब 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था तो इसमें यह प्रावधान किया गया था कि राज्य प्रत्येक बच्चे को जो कि 6 से 14 वर्ष का बच्चा होगा उसको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। अब ये आर्टिकल जो 21A है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये राज्य का एक दायित्व भी है। यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी आप देखोगे इसको राज्य का दायित्व भी है, और जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं इनका ये मौलिक अधिकार भी है। यानी बच्चों का मौलिक अधिकार है कि वो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, और राज्य का ये दायित्व है कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कराए। तो ये संभव हो सका किस संशोधन के द्वारा? 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था। आर्टिकल 22 जो है ये गिरफ्तारी से संबंधित है। जब किसी व्यक्ति को अवैध या मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, उसको संरक्षण दिया गया है। क्या क्या है? पहला है कि हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसको हिरासत में या गिरफ्तार किए जाने का कारण बताना होगा कि उसको क्यों गिरफ्तार किया गया है। दूसरा उसको संरक्षण क्या प्राप्त है कि 24 घंटे के अंदर, यानी आने जाने का जो समय लगा उसको छोड़ करके 24 घंटे के अंदर जिला अधिकारी के समक्ष पेश करना होगा। दूसरा उसको अधिकार प्राप्त है, संरक्षण प्राप्त है कि उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है उसको ये अधिकार दिया गया है कि वो अपने मनपसंद जो भी वकील चाहे उस वकील की सलाह ले सकता है। तो इसमें जो आपका पहला आर्टिकल है आर्टिकल 23 है। 23 में क्या है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, यानी जो मानव का व्यापार किया जाता है, खरीदा बेचा जाता है, तो इस पर रोक लगाया गया है। और बलात् श्रम का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति से कोई मजदूरी करवाई जाए लेकिन उसको पारिश्रमिक न दिया जाए, उसका वेतन न दिया जाए, तो इसको बलात् श्रम बोला जाता है। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया गया है आर्टिकल 23 के द्वारा। ठीक है, और इसमें लिखा भी गया है कि इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार के अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। अगर कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है, यानी जबरदस्ती किसी व्यक्ति से कोई श्रम लेता है बिना किसी मजदूरी के, तो ये एक अपराध माना गया है। लेकिन इसमें नोट में लिख दिया गया है कि राष्ट्रीय सेवा के लिए बाध्य किया जा सकता है। ठीक है, किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय सेवा के लिए बाध्य किया जा सकता है, ये एक अपराध नहीं होगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति से जबरदस्ती श्रम करवाया जाता है लेकिन उसको मजदूरी नहीं दी जाती या फिर बेचा जाता है, खरीदा जाता है, तो ये एक अपराध माना गया है। अगला आर्टिकल है, इसके बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे। ये 24 में दिया गया है बालिकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको किसी भी खतरनाक कारखाने में नियोजित नहीं किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे कारखाने या काम के लिए नियोजित करता है तो ये एक अपराध माना गया है और इसको अनुच्छेद 24 के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। ओके।